तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 6 जुलाई को 14वें तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिन है और जन्मदिन के जश्न को शानदार और यादगार बनाने के लिए बहुत ही भव्य तैयारी चल रही है। 3 लाख से ज्यादा लोग इस मौके पर दलाई लामा के दर्शन करने पहुंचेंगे। ये एक ग्लोबल इवेंट होने वाला है। तिब्बती लोगों के लिए ये दिन बहुत खास है क्योंकि अभी औपचारिक रूप से कोई घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन दलाई लामा ने संकेत दिया है कि वो अपने उत्तराधिकारी की घोषणा अपने जन्मदिन के मौके पर भी कर सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि उनकी मृत्यु के बाद भी तिब्बती बौद्ध धर्म संगठन और परंपरा जारी रहेगी और नया दलाई लामा उनकी बनाई गई व्यवस्था के हिसाब से ही चुना जाएगा। लेकिन चीन को यह बात मंजूर नहीं है और उसका कहना है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चुनाव उसके सहमति के बगैर नहीं हो सकता। तिब्बती बौद्ध परंपरा के मुताबिक दलाई लामा का अब तक पुनर्जन्म होता आया। जो मौजूदा 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो हैं, वो उनका जन्म 1935 में तिब्बत में हुआ था, लेकिन चीन चाहता है कि जो अगला दलाई लामा चुना जाए उसमें बीजिंग की मंजूरी ली जाए, उसकी सहमति ली जाए। और इसके लिए चीन ने 2007 में बाकायदा एक कानून भी बनाया जिसके मुताबिक जिसे भी दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुना जाएगा उसके लिए चीन के सरकार की मंजूरी जरूरी हो। लेकिन दलाई लामा पहले ही ये कह चुके हैं कि उनके उत्तराधिकारी का पुनर्जन्म तिब्बत में नहीं बल्कि भारत या किसी दूसरे स्वतंत्र देश में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगला दलाई लामा तिब्बत से नहीं होगा क्योंकि तिब्बत एक स्वतंत्र देश नहीं है, बल्कि क्योंकि 1951 में उस पर चीन का कब्जा हो गया और जिसके खिलाफ दलाई लामा और धर्मशाला से तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है और जो ग्लोबल तिब्बतन कम्युनिटी है वो लगातार संघर्ष कर रही, आजादी की लड़ाई लड़ रही। भारत चीन संबंधों में तिब्बत और दलाई लामा हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और अब दलाई लामा के उत्तराधिकार को लेकर जिस तरह दखलंदाजी कर रहा है चीन, उससे भारत चीन संबंधों में तल्खी और बढ़ सकती है और चीन तिब्बती जो बौद्ध धर्म है उसको कंट्रोल करके तिब्बत पर अपने कब्जे को मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। चीनी कब्जे और जुल्म की वजह से ही 1959 में दलाई लामा को ल्हासा से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी और अब दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चुनाव को चीन एक बड़े मौके की तरह देख रहा है। उसे लगता है कि अगले दलाई लामा का जो चुनाव होगा, अगर वो उसकी मर्जी से हुआ, यानी कि अपनी मर्जी का वो दलाई लामा का चयन करने में सफल हुआ, तो तिब्बत में चल रहे आजादी के आंदोलन को वो आसानी से काबू में कर लेगा। लेकिन भारत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि दलाई लामा का चुनाव तिब्बती बौद्ध धर्म का इंटरनल मामला है और इसमें चीन की या किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपना अगला उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार सिर्फ दलाई लामा को है और किसी और को इस बारे में बोलने का भी हक नहीं। असल में चीन अगले दलाई लामा के रूप में एक राजनीतिक कठपुतली खड़ा करना चाहता है ताकि तिब्बत पर उसके कब्जे को धार्मिक और वैचारिक मान्यता मिल जाए। चीन की इसी चालबाजी को देखते हुए यह आशंका भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में 2 अलग अलग दलाई लामा हो सकते हैं, एक बीजिंग की तरफ से चुना गया और एक जो तिब्बती निर्वासित सरकार और ग्लोबल बौद्ध कम्युनिटी जिसको चुनेगी वो होंगे। तो चीन एक तरीके से एक नए खेल की शुरुआत उसने की और एक कैसे उसे आगे बढ़ाने की कोशिश में है, यह हम आपको बताएंगे। नए दलाई लामा का चुनाव कैसे किया जाएगा, उसमें चीन कैसे दखलंदाजी कर रहा है, यह सब मैं आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यह जानिए कि अब तक जो दलाई लामा का चुनाव होता रहा है वो कैसे होता रहा है। तो तिब्बती बौद्ध परंपरा के हिसाब से पुनर्जन्म के सिद्धांत पर ही अगले दलाई लामा का चुनाव किया जाना है और मान्यता यह है कि वर्तमान दलाई लामा के देहांत के बाद उनकी आत्मा एक नवजात शिशु में पुनर्जन्म लेगी। पिछले दलाई लामा के निधन के बाद एक शोक का समय होता है और इसके बाद
अगले दलाई लामा की खोज के लिए वरिष्ठ लामाओं की एक टीम बनाई जाती है, जो कि संकेतों, सपनों और भविष्यवाणियों के आधार पर अगले दलाई लामा का चुनाव करते हैं। अब वो संकेत और सपने और भविष्यवाणियां क्या क्या हो सकती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे कि दलाई लामा के अंतिम संस्कार के दौरान उनकी चिता से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या थी, मृत्यु के समय दलाई लामा किस दिशा में देख रहे थे। वरिष्ठ लामा जो हैं वो उसी दिशा में नए दलाई लामा की खोज करने जाते हैं। इस प्रक्रिया में कई बार सालों लग जाता है। फिर संभावित बच्चों के मिल जाने के बाद उनमें से असली दलाई लामा कौन है, या जो पिछले दलाई लामा का पुनर्जन्म किस बच्चे के रूप में हुआ है, इसकी पहचान करने के लिए उनके हाव भाव और उनके लक्षणों को बारीकी से देखा जाता है। और कई बार दलाई लामा की जो चीजें होती है, जैसे कि उनकी माला या छड़ी वगैरह वगैरह को उनके सामने रखा जाता है, और उनमें से जो बच्चा उसकी सही पहचान कर लेता है उसको समझिए कि उसे दलाई लामा स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद उस बच्चे को बौद्ध धर्म, तिब्बती संस्कृति और दर्शन की बहुत गहरी शिक्षा दी जाती है, और फिर इसके बाद वो दलाई लामा के रूप में स्थापित होते हैं। तो अब तक जितने भी दलाई लामा हुए, उनमें से सिर्फ एक का जन्म मंगोलिया में हुआ और एक का जन्म पूर्वोत्तर भारत में हुआ था। इसके अलावा बाकी सारे दलाई लामा तिब्बत में ही तलाशे गए। लेकिन इस बार 14वें दलाई लामा ने कह दिया है कि पारंपरिक पुनर्जन्म के अलावा उत्तराधिकार वाला रास्ता भी है, जिसके जरिए अगले दलाई लामा का चुनाव किया जा सकता है। यानी संकेत यह है कि इस बार उत्तराधिकारी का सिलेक्शन उनके जीवन काल में ही हो सकता है। दलाई लामा ने अगला दलाई लामा चुनने के लिए साल 2015 में एक ट्रस्ट भी बना दिया है, और जिसका नाम है गदेन फोड्रांग ट्रस्ट। दलाई लामा ने यह भी संकेत दिया है कि उनका उत्तराधिकारी जरूरी नहीं है कि पुरुष ही हो, वो महिला भी हो सकती है। तो ये तो थी दलाई लामा के चुने जाने की तिब्बती परंपरा, लेकिन चीन उत्तराधिकारी चुनने के लिए अपने स्वर्ण कलश वाले सिस्टम को सही साबित करने में तुला हुआ है। अब यह सिस्टम क्या है उसको भी थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए। चीन का दावा यह है कि उसे 1793 के किंग राजवंश की स्वर्ण कलश प्रक्रिया के तहत दलाई लामा के उत्तराधिकारी को मंजूरी देने का अधिकार है। और अब चीन की इस प्रक्रिया के क्या है, जरा इसको समझिए। इस प्रक्रिया के तहत दलाई लामा के उत्तराधिकारी के तौर पर कई नामों को खोजा जाता है, और फिर उन सारे नामों को सोने के कलश में डाल दिया जाता है लिखकर। इसके बाद जिस भी बच्चे का नाम उस कलश से चुना जाता है, यानी एक तरीके से लॉटरी सिस्टम, उसे ही दलाई लामा घोषित कर दिया जाता है। हालांकि दलाई लामा और तिब्बती समुदाय चीन की इस प्रक्रिया को अपनी धार्मिक स्वायत्तता पर हमला मानते हैं। 14वें दलाई लामा ने अपनी किताब, जो कि इसी साल मार्च में प्रकाशित हुई है, उसमें उन्होंने तिब्बतियों से अपील की है कि वे राजनीतिक हितों के लिए चीन की तरफ से चुने गए दलाई लामा को कभी मंजूर न करें। अब यह भी जान लीजिए कि दलाई लामा का जो उत्तराधिकार का मामला है, वो सिर्फ तिब्बत का धार्मिक मामला नहीं है, बल्कि तिब्बत का राजनीतिक भविष्य का भी निर्णय करने वाला है। 1951 के तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद से बीजिंग में तिब्बती बौद्ध धर्म को लगातार कंट्रोल करने की बीजिंग की कोशिश रही है, यानी कि चीन की कोशिश रही है। और साल 1995 में पंचेन लामा का जो विवाद था, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। पंचेन लामा बौद्धों के दूसरे सबसे बड़े धर्मगुरु कहे जाते हैं। तब दलाई लामा ने गेधुन चोकी न्यूमा को 11वें पंचेन लामा के रूप में मान्यता दी थी। तो चीन ने उस बच्चे को हिरासत में ले लिया, और उसके बाद उस बच्चे का कभी कोई अता पता नहीं चला। उसके बाद चीन ने अपने चुने हुए पंचेन लामा को स्थापित कर दिया, जिसे तिब्बती समुदाय ने अस्वीकार कर दिया था। लेकिन इस बार विवाद चूंकि सबसे बड़े लामा को लेकर है, या सबसे बड़े धर्मगुरु को लेकर है, दलाई लामा को लेकर है, तो यह माना जा रहा है कि यह भारत और चीन के रिश्तों में एक बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है आने वाले दिनों में, अगर इसे ठीक से टैकल नहीं किया। तो देश का मूड मीटर में अब अगली स्टोरी। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का प्रकोप जारी है, और जो सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है वो है हिमाचल प्रदेश। आसमानी आफत से